हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत चिंतन के विकास के लिए अध्यापक को किस प्रकार प्रयास करना चाहिए या अधिगमकर्ता के चिंतन के विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी एक अध्यापक का क्या दायित्व है या कौन सा व्यवहार होना चाहिए जिससे उसके छात्रों में चिंतनशीलता का विकास हो, अर्थात समस्या के समाधान के प्रति उनका दृष्टिकोण, व्यवहार, सोच समझ इत्यादि बढ़े। इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, यह मुख्य विषय है आज के वीडियो के अंतर्गत। पहले हम लोग चिंतन को देखते हैं। चिंतन का विस्तृत अर्थ 4-5 प्रकार का अर्थ बताया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से वीडियो को स्पष्ट रूप से पढ़ के आइए। चलते हैं आगे। इस वीडियो के अंतर्गत चिंतन क्या है इसको संक्षेप में देखते हैं। चिंतन समस्या के समाधान के लिए या आवश्यकता के पूर्ति के लिए। चिंतन क्या है? समस्या के समाधान के लिए या आवश्यकता की पूर्ति के लिए विचारों की एक श्रृंखला है, एक क्रमबद्धता है जो समस्या के समाधान तक ले जाती है या आवश्यकता के पूर्ति तक ले जाने का प्रयास करती है या ले जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? चिंतन। और संक्षेप में अगर हम बात करें तो चिंतन किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप में उपयोग, परिवर्तन, महत्व, क्रमबद्धता यानी आरोही अवरोही क्रम में इत्यादि अनेक चीज़ों को जो है वो बताता है। तो चिंतन क्या है? किसी के महत्व को, किसी के स्थान को, किसी के प्रयोग को, किसी के आवश्यकता को, किसी के समस्या के विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत एक विचारों की श्रृंखला व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। तो चिंतन सामान्यतः जो है समस्याओं से ही रिलेटेड होता है या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में होता है। जैसे अगर आपकी बहुत बड़ी इच्छा है और इच्छा को कैसे आप पूरा करेंगे, यह भी विचार करना आपका चिंतन कहलाता है। और दूसरे अर्थों में देखा जाए तो चिंतन आदमी को ज्ञान के रूप में, व्यवहार के रूप में, महत्व के रूप में उसको एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करता है। यही कारण है कि बात कहा जाता है बात चिंतन से समझ में आती है, क्योंकि एक ही बात में अनेक बातें जुड़े होते हैं। कौन किस बात के, कौन सी बात या कौन सा ज्ञान किस महत्व का है, किस रूप में है, किस तरह से है, ये सब चिंतन से ही समझ में आता है। तो चिंतन एक व्यवस्थित व्यक्तित्व का, एक व्यवस्थित व्यवहार का, एक व्यवस्थित क्रिया का, एक व्यवस्थित ज्ञान का स्वरूप होता है। अतः चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए एक अध्यापक कैसे व्यवहार करे कि बालकों में या अधिगमकर्ताओं में चिंतन का विकास हो, उसको देखते हैं। पहला है भाषा का विकास। ये जान लीजिए कि बिना भाषा के विकास के चिंतन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। चिंतन की प्रक्रिया नहीं शुरू, वो भाषा चाहे शाब्दिक हो चाहे अशाब्दिक हो, विचारों के जब आदान प्रदान होते हैं तभी जो है चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब अध्यापक क्या क्या करना चाहिए कि भाषा के विकास पर ज़्यादा बल देना चाहिए। यानी बालकों के जब भाषा का विकास करेंगे तो भाषा के व्याकरण, उसके नियम, उसके उपयोग, उस भाषा से संबंधित समाज, उस भाषा से संबंधित शब्दों का उपयोग, तद्भव, तत्सम, अलंकार, रसछंद इत्यादि जो भाषा के जो विभिन्न व्याकरणीय गतिविधियां हैं, उसके संग संग भाषा का व्यवहारिक गतिविधियां हैं, भाषा के जो काव्य और साहित्य हैं, वे क्या करते हैं कि बालक के अंदर व्यवहारिक, मानसिक, सामाजिक और दैनिक जीवन की आवश्यकता से संबंधित गतिविधियों को सिखाती हैं, बताती हैं, समझाती हैं। उसमें उसके चिंतन का विकास होता है। जैसे होता है वाक्य में निष्कर्ष प्रसंग कौन सा है, संदर्भ क्या है, आप व्याख्या कीजिए, आप क्या समझते हैं। तो ये भाषा से संबंधित जितना ही उसके अंदर विकास किया जाएगा, जितनी ही वो भाषा को अधिक समझेगा, उतना ही वह चिंतनशील होगा अपने व्यवहार को व्यवस्थित करने में, उस भाषा से संबंधित, उस समाज से संबंधित समस्या का समाधान करने में। क्योंकि जितनी ही भाषा को अच्छे ढंग से समझेगा, शब्द, अर्थ, लक्षणा इत्यादि तीनों आधार के आधार, शब्द, अर्थ, लक्षणा के आधार पर जो भाषा का अर्थ लगाया जाता है, उससे भी जितना वह समझेगा उतना ही जो है वह जो है उस समाज के प्रति, अपनी आवश्यकता के प्रति, अपने दैनिक व्यवहार के प्रति वह चिंतनशील होगा, अर्थात व्यवस्थित अपने आप को करता चला जाएगा। तो इस प्रकार से पहला तो यही है कि पहला उससे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का विकास किया जाए। जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करो, उपयुक्त शब्द का चुनाव करते हुए खाली स्थान को भरो,
पर्यायवाची सुनाओ, तद्भवत असम शब्द सुनाओ, ये अनेक रूप हैं जो व्याकरण के माध्यम से अगर उसके भाषा का विकास किया जाए तो निश्चित रूप से जितना ही वो भाषा को सीखेगा, जितना ही उसके भाषा के माध्यम से ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही चिंतनशीलता बढ़ जाएगी। एक बात और है इसमें महत्वपूर्ण, अगर वह मातृभाषा है तो अत्यधिक चिंतनशील होगा, दूसरे की भाषा है तो थोड़ा कम चिंतनशील होगा, दूसरी भाषा है तो कम चिंतनशील होगा। अर्थात भाषा में भावना भी आती है, भावना उस समस्या के प्रति एक स्थान देकर जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए जब वो विचार करेगा तो उसमें निश्चित रूप से उसके चिंतन का विकास होगा। तो पहला है भाषा का विकास करे अध्यापक, तो बालकों में चिंतन शक्ति का विकास होगा। दूसरा है समस्यात्मक व्यवहारिक प्रश्न। अध्यापक को चाहिए कि कक्षा कक्ष में उस अपने विषय से संबंधित व्यवहारिक समस्याओं को प्रस्तुत करते हुए उनसे समस्या का समाधान मांगना चाहिए या उनसे संभावित उत्तर मांगना चाहिए या पूछना चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, इसका समाधान आप लोग बताओ, क्या करना चाहिए। अगर वो समस्या का समाधान का सामान्य उत्तर देते हैं तो थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन व्याख्या करके विशेष उत्तर या विशेष दृष्टिकोण में या विशेष दिशा में उनके विचारों को ले जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, उसके अंदर जो है जो व्यवहारिक प्रश्न है, जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न है, जो राजनीतिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न है, या किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय में समय समय पर जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई है, उससे संबंधित उस विषय से व्यवहारिक प्रश्न करना चाहिए ताकि बालक उसमें जो है चिंतन करता हुआ अपने विचारों को, अपने ज्ञान को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके में आगे बढ़ा सके। इससे ये होगा कि बालकों में जो है व्यवहारिक सूझबूझ, एक नए रूप सामाजिक समस्याओं में या व्यवहारिक जीवन में की समस्याओं का जो नया स्वरूप है उसमें वो अपडेट रहेंगे, तैयार रहेंगे। इससे जो है उनके अंदर जिज्ञासा, रुचि भी बढ़ेगी और वह जो है आसानी से चिंतन शक्ति को बढ़ा सकेंगे। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, समस्यात्मक प्रश्न व्यवहारिक दृष्टिकोण से करना चाहिए, तब उसमें चिंतन शक्ति। अगला है सृजनशीलता। सृजनशीलता का तात्पर्य होता है किसी चीज़ को नया चीज़ में खोज करना या पहले की चीज़ें सुधार करना, या एकदम से जो है पहले की चीज़ें सुधार करना या उसमें खोज करना, या तो फिर हम कहें कि नए ढंग से व्यवस्थित करना, उसी चीज़ों को क्या करना, नए ढंग से व्यवस्थित करना। ये सब क्या कहलाता है, सृजनशीलता। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, बालकों के अंदर सृजनशीलता का विकास करे। सृजनशीलता यानी उनको जो है कुछ स्वतंत्र रूप से करने के लिए प्रोजेक्ट कार्य हो, चाहे चित्रकला हो या विषय से संबंधित कोई कार्य हो, उसमें उनको स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उनके मानसिक आवश्यकता के अनुसार अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए, ताकि उनकी जो मानसिक इच्छा है जब वो चिंतन में बदलेगी तो चिंतन विचार में बदलेगा, विचार क्या करेगा, उसको स्वरूप प्रदान कर देगा। तो इस प्रकार से सृजनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। सृजनशीलता के बढ़ावा देने से बालक जो है अपनी प्रत्येक व्यवहार गतिविधियों में चिंतन शक्ति का विकास करते हुए अपने लक्ष्य तक या अपनी समस्या के समाधान तक या अपनी इच्छा तक पहुंचने का प्रयास करता है। आप लोग देखते होंगे अनेक ऐसे प्रमाण हैं। अभी तक तो हवा से बाइक चलने वाली आ गई है, हवा से बाइक बना दिया गया है, आदमी हवा भरो 5 रुपये का, बाइक से चलो। ऐसे ऐसे जो है स्वतंत्र चिंतन एक सृजनशीलता का ही परिणाम है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो सृजनशीलता को जितना ही अध्यापक बढ़ावा देगा उतना ही बालकों में चिंतन की शक्ति का विकास। अगला है तर्कयुक्त प्रश्न। बालकों के अंदर जो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं उसको ज़्यादा पूछना चाहिए, शाब्दिक, अशाब्दिक, गणित के रूप में या फिर चित्र के रूप में या सेट करने के रूप में या फिर अनेक रूपों में, संबंधों के रूप में जो चिंतन युक्त प्रश्न होते हैं, तर्क युक्त प्रश्न होते हैं, जिसको आप लोग रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं, वैसे प्रश्नों को उनके अंदर सामने रखना चाहिए, वैसे बातों को रखना चाहिए, वैसे चित्रों को रखना चाहिए, ताकि वह विचार करके उसका जो है अपना उत्तर खोज सके। तो जितना ही वह विचार करके उत्तर देंगे उतना ही उसके अंदर चिंतन शक्ति यानी समस्या के समाधान की शक्ति, समस्याओं से संघर्ष करके जीतने की शक्ति, समस्याओं से जूझने की शक्ति, समस्याओं के अंदर संघर्ष करते हुए अपनी रुचि को बनाए रखने के साथ समाधान तक पहुंचने की शक्ति, सोच समझ का विकास होता है। इस प्रकार से चिंतन शक्ति बढ़ जाएगी। अगला है निबंधात्मक प्रश्न। ऐसे बालकों को चिंतन शक्ति बढ़ाने के लिए
निबंधात्मक प्रश्नों को देना चाहिए, ताकि उसमें अपनी स्वयं की वो अभिव्यक्ति, स्वयं की सोची हुई इच्छा, स्वयं का परिणाम, स्वयं की जो है दृष्टिकोण, स्वयं का व्यवहार, स्वयं का सिद्धांत वो प्रस्तुत कर सके कि इस समस्या का यह समाधान होगा, हम इस आधार पे कहते हैं, हम इस समस्या के लिए इस माध्यम से कहेंगे कि इससे हल निकाला जाए तो ज़्यादा सरल होगा। जैसे एक ही जगह पहुँचने के 10 रास्ते हैं, अब किस स्थान पे आप खड़े हो, उस स्थान से उस स्थान पर पहुंचने का शॉर्टकट तरीका क्या है, ये चिंतन का विषय हो जाएगा। तो ऐसे निबंधात्मक प्रश्न, जैसे अगर हम कहे जाए कि भारत में शिक्षा बढ़ रही है, आवश्यकता बढ़ रही है, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, फिर भी महिलाओं का शोषण बढ़ रहा है, आप बताइए इसका क्या समाधान होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। ऐसे अगर आप प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से वह अपनी विचारधारा, अपनी दृष्टिकोण से वह चिंतन करते हुए जिसको अधिक महत्व समझेगा, उसी माध्यम से उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। तो निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से भी इनके चिंतन शक्ति का विकास आसानी से किया जा सकता है। अगला है वाद विवाद प्रतियोगिता। जैसे आपने कुछ पूछा, सामने वाली मंडली वाले भी पूछने लगे, तो यानी उत्तर प्रति उत्तर चलता हुआ, या किसी मुख्य समस्या को केंद्र बीच बिंदु में रख कर के 2 छात्रों के समूहों के बीच उसके विषय में जानना, उसके विषय में तर्क करना, उसके विषय में प्रश्न करना, उसके विषय में जानकारी देना, उसके विषय में उस विषय से संबंधित वो महत्व को बताना, या उसी की संबंधित समस्या का समाधान खोजना इत्यादि अनेकों प्रकार के जो है प्रश्न उत्तर के माध्यम से अगर बालकों को समझाया जाए तो उनके अंदर ज्ञान भी बढ़ता है, रुचि भी बढ़ती है, तत्परता भी बढ़ती है, व्यवस्थित एक तर्क वितर्क के माध्यम से उसके अंदर चिंतन की शक्ति भी आसानी से बढ़ जाती है। आगे है नई अवधारणा। अध्यापक को चाहिए कि बालकों के अंदर चिंतन शक्ति के विकास हेतु नई अवधारणा को जन्म देना चाहिए। अवधारणा क्या है, जैसे नई नई विषयों को बताना चाहिए, उसके जो है व्यवहारिक दृष्टिकोण से वहाँ तक उसको बचाना चाहिए। अवधारणा क्या होती है, किसी भी विषय में जो हम विचारधारा विकसित करते हैं वही क्या कहलाती है, अवधारणा कहलाती है। जैसे गुरु का महत्व भगवान से अधिक होता है, आप लोग सुने हो, अब क्यों होता है, कैसे होता है, इससे क्या लाभ क्या हानि होती है। हानि तो होना नहीं है कि क्या क्या लाभ होते हैं, क्यों भगवान से बड़ा गुरु को कह दिया गया। हकीकत बात यह है कि अध्यात्म ये कहता है कि जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होगा तब तक विधाता फल भी आपको नहीं देगा। वह फल लेकर के आप सदुपयोग करेंगे दुरुपयोग करेंगे ये अलग बात है, परंतु ये शाश्वत सिद्धांत है कि गुरु जब तक आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है, जिसको भी आप मानते हैं गुरु, वो जब तक प्रसन्न नहीं तब तक विधाता आपको फल नहीं देता है। कहने का मतलब ये है कि समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, किसी सिद्धांत के प्रति, विषय के प्रति, जैसे आपने किसी बालक के अंदर अवधारणा विकसित कर दिया कि यदि इंजीनियर बनोगे, अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो तुम्हें सरकारी जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डेली कम से कम लाखों 2 लाख 4 लाख रुपया कमा सकते हो डेली। तो उसके अंदर जैसे ये अवधारणा विकसित हुई, उसके अंदर उसका रुचि विश्वास बढ़ा, उसी हिसाब से वह मेहनत करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेगा। एक दिन अगर तत्परता के साथ लगा रहा तो एक दिन वहाँ पहुँच ही जाएगा। तो इस प्रकार से अगर नई अवधारणा हम किसी कार्य के प्रति, व्यवहार के प्रति, सिद्धांत के प्रति, किसी गतिविधि के प्रति विकसित करते हैं तो उसके अंदर जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की, ज्ञान प्राप्त करने की, क्रियाकलाप करने की जो है चिंतन शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला है खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा। खोज प्रवृत्ति का मतलब, जैसे कहा जाए कि इस समय जैसे एलईडी बल्ब है, इसी तरह से जब वो बल्ब का आविष्कार हुआ था तो उसी तरह से समाज की जो कोई आवश्यकता हो, जैसे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को आप कैसे दूर करोगे, खोज करके बताओ, तौल करके बताओ, किस रास्ते से, किस सिद्धांत से। ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान किए बिना ही समस्या बन गई, ऐसा नहीं है। प्रकृति हमेशा समस्या का समाधान रख के ही समस्या को बनाती है या समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रकृति कोई ना कोई उपाय जरूर रखी है। अब वह भ्रष्टाचार को आप कैसे दूर करेंगे, इसका उत्तर दो, खोज करके बताओ, हर तरह से विचार करके बताओ। उसी तरह से केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अन्य ग्रहों के बारे में है, या किसी पदार्थ के बारे में है, या किसी अन्य सामाजिक या व्यवहारिक रचनाओं या क्रियाओं के बारे में है, कि आप खोज करके, शोध करके बताओ कि आप इस परिस्थिति में किस तरह से आप व्यवहार करोगे। तो इससे क्या होता है, खोज प्रवृत्ति के माध्यम से बालकों में क्या होता है, एक प्रकार से व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित सोच
श्रृंखलाबद्ध विचारधाराएं बनना शुरू होती है। उससे क्या होता है, उसके अंदर चिंतन शक्ति का बहुत ज़्यादा विकास होता है। अगला है शिक्षक का व्यवहार एवं प्रेरणा। शिक्षक को चाहिए वह सौहार्दपूर्ण प्रेम भरा वातावरण, आदरपूर्वक छात्रों से पेश आए, साथ ही उन्हें ऐसे कार्यों के लिए मानसिक चिंतन बढ़ाने वाले कार्यों से संबंधित बातों के लिए, व्यवहार के लिए उसे प्रेरित करे। तो इससे क्या होगा, छात्र जो है तर्क के लिए या समस्या के समाधान के लिए काफ़ी विचार करेंगे, क्योंकि अगर उनको जहाँ गलती हुआ वहाँ अध्यापक सहयोग प्रदान करे, जहाँ गलती हुआ वहाँ प्रेम से निवारण करे, तो ऐसे जो है छात्रों में समस्या का समाधान करने संबंधी प्रवृत्तियाँ या चिंतन करने संबंधी प्रवृत्तियों पर को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये अध्यापक। अगला है स्वतंत्र कार्यभार। लड़कों को जब आप स्वतंत्र रूप से आप कोई कार्य सौंप दें या कोई जो है उत्तरदायित्व तो समझ दे कि ये कार्य आपको करना है, ये फंक्शन आपको कराना अच्छा होना चाहिए, तो वह हर तरह से विचार करेगा कि ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, इस समय ये करना होगा, इस समय वो करना होगा। तो सामाजिक उत्तरदायित्व में उसकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी, तो वह व्यवहार अच्छा कर लेगा। उसी तरह से किसी खोज में, किसी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो या व्यवहार हो, किसी खोज के लिए उसे जब आप प्रेरित करेंगे, उसे पूरा कार्य सौंप देंगे कि आपको अच्छा से अच्छा करके दिखाना है, तो उन क्षेत्रों में वह जो है प्रयोगात्मक, क्रियात्मक या व्यवहारिक गतिविधियों को हर तरह से उसका महत्व समझते हुए, उसे अरेंज करते हुए, व्यवस्थित रूप से अपने विचारों की श्रृंखला तैयार करते हुए आवश्यकता की पूर्ति या समस्या के समाधान तक पहुँचने का वो प्रयास करता है। इस प्रकार से स्वतंत्र कार्यभार का या उत्तरदायित्व तो जब उसे प्राप्त होता है तो उसके अंदर भी चिंतन शक्ति का काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। तो यह रहे महत्वपूर्ण बिंदु। मैंने लगभग 10 ठो महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर बालकों के अंदर एक अध्यापक के माध्यम से चिंतन शक्ति के विकास संबंधी विचार आपके सामने रखे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।